Hello friends, today's topic is development of teacher education. Now today's video we will going to discuss about some historical facts and some development of which are related to the teacher education. So friends आज हम डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन के विषय में पढ़ने वाले हैं जो कि बीएड स्टूडेंट्स के लिए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बीएड स्टूडेंट्स and those students who are interested in teaching examination and he or she will wants to become a teacher. So now let's start today's topic, development of teacher education. देखिए दोस्तों, किसी भी विषय में अगर आप पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि उसका डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ और वो अभी कहाँ पे है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। तो आज उसी से रिलेटेड हम सीरीज़ चलाने जा रहे हैं जो कि डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट टीचर एजुकेशन पे होगा। ये हम तो फ्रेंड आज का जो टॉपिक है हम उसको दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक जो पढ़ेंगे हम लोग प्री हिस्टोरिकल टीचर्स एजुकेशन, जो प्री इंडिपेंडेंट के पहले की जो डेवलपमेंट थे, और सेकंड हम पढ़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंट यानी पोस्ट इंडिपेंडेंट हमारे एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुए। तो हम ये जो डेवलपमेंट है वो 250 BC से 1947 तक होगा, जो कि हमारा प्री इंडिपेंडेंस कहलाएगा, टीचर एजुकेशन इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। सेकेंड होगा टीचर एजुकेशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, जो कि 1947 से इसमें 2013 दिया है, बट हम लोग उसको ये जो नई पॉलिसी आई है 2020 वहाँ तक हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे NPE 2020 तक। सो ये वीडियो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो जो हम बात करते हैं प्री इंडिपेंडेंट इंडिया, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारी जो हिस्ट्री है वो तीन पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट इज़ एंशिएंट, ओके, एंशिएंट, एंड सेकेंड इज़ मिडिवल, एंड द थर्ड इज़ मॉडर्न। तो एंशिएंट की जब हम बात करते हैं तो एंशिएंट में आपका जो एंशिएंट की अगर हम बात करें तो वो हमारी शुरू होती है कहाँ से दोस्तों? वैदिक पीरियड से। कहाँ से शुरू होती है? वैदिक पीरियड से शुरू होती है। और कहाँ तक जाती है? वो जाती है बौद्धिज़्म, या जब मुग़ल का जो स्टार्टिंग पीरियड है वहाँ तक अगर हम बात करें तो मेन जो मिडिवल में जो चेंजेस हुआ था वो मुगल्स में ही हुआ था। तो मिडिवल में हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम बस मुगल्स को पढ़ लेंगे कि मुगल्स में क्या क्या चेंजेस हुए। और जो थर्ड पार्ट जो होगा वो ब्रिटिश वाला होगा, कि मॉडर्न में हम ब्रिटिश को पढ़ेंगे, और ब्रिटिश के बाद जो जब 1947 तक जब जो आज़ाद हुई उसमें हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच, सबके बारे में, चार्टर एक्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चेंजेस लाए थे एजुकेशन में। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम केवल वैदिक पीरियड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सभी को पता है, जितने भी हमारे इंडिया में रहने वाले लोग हैं उन सबको वैदिक पीरियड के बारे में ज़रूर उन्होंने सुना या पढ़ा होगा, जो कि हमारे ना कि एजुकेशन बल्कि हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, जो हम लोग की जो संस्कृति, जो कल्चर, रिलीजन जो भी डेवलप हुआ है वो वैदिक पीरियड्स की देन है। वहीं से यह हम मानते हैं कि हिंदू या जो भी हमारे सनातन धर्म के विषय में जो स्टार्टिंग हुई इंडिया में वो वैदिक पीरियड से हुई। सो नाउ टीचर्स एजुकेशन इन इंडिया स्टार्ट विद द वैदिक एज। अब ऐसा नहीं है कि वैदिक एज से पहले कुछ था ही नहीं, या वैदिक एज से पहले आदमी अचानक वैदिक एज स्टार्ट हो गया और लोग पढ़ना शुरू कर दिए। नहीं, इस वैदिक एज से भी पीरियड बहुत स्टार्टिंग हो चुकी थी। एजुकेशन क्या है दोस्तों? एजुकेशन है कि एक एक्सपीरियंस आदमी, एक एक्सपीरियंस औरत या एक्सपीरियंस पर्सन एक नॉन एक्सपीरियंस पर्सन को अपनी बातों को बताता है, सिखाता है, अपने अनुभवों को साझा करता है, शेयरिंग करता है अपने एक्सपीरियंस को। वही एजुकेशन होता है। इट्स अ लॉन्ग लाइफ। अगर हम ब्रॉड सेंस में एजुकेशन के, सभी लोगों ने, आपने लोगों ने पढ़ा होगा कि एजुकेशन का जो ब्रॉड मीनिंग होता है वो होता है कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना, ना कि केवल डिग्री लेना।
अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें, अगर हम नैरो टर्म में बात करें तो होता है एजुकेशन हो गया कि आप कितने क्वालिफाइड हो, 12th किया है, 10th किया है, कि आपने ग्रेजुएशन किया है, कि पीएचडी किया है, कि पीडीएफ किया है। तो ये क्या हो गया, ये नैरो सेंस में हो गया कि आपने एक डिग्री के लिए पढ़ाई की। बट अगर ब्रॉड सेंस में एजुकेशन की बात करें तो ये कंटिन्यू चलता रहता है। एक वृद्ध आदमी भी सीखता है, बच्चों से सीख लेता है बहुत कुछ। जैसे हमारे दादाजी को फ़ोन नहीं चलाने आता था, तो हम लोगों ने उनको फ़ोन चलाना सिखाया, जो भी एंड्रॉयड का है या जो भी है। तो उनको हम लोगों ने बताया, वो कॉल रिसीव नहीं कर पाते थे, तो उनको हम लोगों ने बताया कैसे रिसीव करना है एंड्रॉयड पे, कैसे बात करना है, कैसे मैसेज को पढ़ना है। तो वो हम लोग से सीखें, तो वो भी एक तरह का एजुकेशन हुआ। तो उससे वैदिक से भी पहले जो है एजुकेशन चलता था। बट वैदिक पीरियड इसलिए लिया गया है क्योंकि इसमें हम लोग को बहुत ही ऐसे एविडेंस मिले हैं जो कि हमें उस सिस्टम के बारे में बताते हैं, उस पीरियड के बारे में बताते हैं कि वहाँ का एजुकेशन कैसा था। इससे पहले नहीं पता चलता है हम लोग, ना कोई इसके बारे में हमें कोई बुक्स मिली, ना कोई स्क्रिप्ट मिला इससे पहले। तो वैदिक में हमें, आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग को कौन कौन सी 4 बुक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो वैदिक पीरियड जो है सभी को पता है, इन द वैदिक पीरियड रिलीजन प्लेड एन प्रोमिनेंट रोल इन एजुकेशन, कि ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट रोल मीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम सभी को पता है कि एजुकेशन में जो है वैदिक पीरियड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उस समय के आप, अगर आप लोगों ने बचपन में जय श्री कृष्णा या फिर और भी हमारे जो शोज़ आते थे, अगर वो देखा होगा तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इस पीरियड को समझने में। इसमें क्या है, लोग जो एजुकेशन लेते थे उनका जो मुख्य कारण था वो था मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये एजुकेशन लिया करते थे। और मोक्ष सबको पता है, सेलिब्रेशन, कि आत्मा को परमात्मा में या ब्रह्म में मिला देना। और इस जो भी हमारा जो सिस्टम जो चल रहा है, जो लाइफ चल रही है, जिसको हम मृत्यु लोक कहते हैं, पृथ्वी को इट्स काइंड ऑफ मृत्यु लोक। हम ये लोग यहाँ एक भगवान को या ब्रह्म को पाने की एक चांस मिलता है जो कि ह्यूमन बीइंग के उसमें मिलता है, तो हम उसको पा सकते हैं, अपने परमात्मा को पा सकते हैं, अपने ब्रह्म को पा सकते हैं, और अपने जो भी आत्मा है उसको ब्रह्म में मिला के इस जो जीवन मरण का जो चक्कर है उससे मुक्ति पा सकते हैं। ये हमारा वैदिक पीरियड था। इसका एजुकेशन का मतलब एक ही मकसद था कि हमारे जो जो अंदर की जो अ, अंदर का जो सोल है उसको, ये जितने भी सेंसेस उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं उन सब से अलग करके अपना जो पूरा जो ध्यान है वो परमात्मा में लगा देना। तो वेल रिसीविंग द एजुकेशन, जो हम रिसीव करते थे एजुकेशन, अ पर्सन वॉज सपोज्ड टू इंगेज इन कर्मोपासना, उसको कर्मोपासना कहते हैं। अब कर्मोपासना वर्कशिप ऑफ वर्क एंड द प्योरिटी इनोसेंस एंड द गेन द एब्सोल्यूट, यानी ब्रह्म, ब्रह्म की बात हम लोग करते थे। द सोल फॉरगेट द एब्सोल्यूट ड्यू टू द इग्नोरेंस एंड द इलिटरेसी, एंड सो थिंग्स itself as the one who is neither born nor die and the suffering in। तो हम सभी जो गीता हम लोग ने सुना होगा, पढ़ा होगा, कहीं हम लोग ने शोज में देखा होगा गीता, तो उसमें क्या बताता है, उसमें ये बताता है कि जो भी सोल है वो यहाँ आके ये जो ब्रह्म, ये जो भी वेद कहता है कि ये जो भी चीज़ें हैं जो भी दिख रही हैं हमें, वो सब हमारे लिए इल्यूज़न है, वो सब हमारे लिए भ्रम है, माया है। तो इन सब से अपने मन को, अपने सोल को अलग कर लेना, इन सब से ध्यान हटा के ब्रह्म में मिला लेना, यही होता है जिससे कि हम अपने सफरिंग, जो भी हमें जो हम यहाँ जीवन मरण का जो चक्कर है हमारा, उससे मुक्ति मिल जाए। ओके, ये कार्य था, यही एक एजुकेशन हम लोग का उसका एक मुख्य एम था। तो लिटरल मीनिंग में आते हैं। वेदा के लिटरल मीनिंग जो होता है वो होता है नॉलेज। क्या होता है बच्चों? नॉलेज, कि हम नॉलेज को कैसे पाएँ। वेदा का मतलब ही होता है नॉलेज। हैंस वेदा रेफर्स टू द वेरियस फॉर्म्स ऑफ नॉलेज, बहुत तरह के नॉलेज देता था। ऐसा नहीं है कि हम बहुत शॉर्ट टर्म में अगर हिंदू या वेदास के पीरियड्स को देखें तो बहुत हमें लगेगा कि क्या कैसी बात करते हैं, अगरबत्ती जलाना, ये करना, पूजा करना, ये सब करना। हिंदू धर्म जो है
इससे बहुत ही ऊंची बात करता है जिसको हम समझ नहीं पाए। हम क्या है कि बुक की बस कवर को देख लेते हैं और उसके अंदर हमने कभी झांकने की कोशिश नहीं की कि आखिर इसके अंदर वो जब आप फिलॉसफी पढ़ेंगे, अभी जब हिस्ट्री नहीं, जब हम फिलॉसफी आपको पढ़ाएंगे, जो वैदिक फिलॉसफी है जब वो पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि ये आज के साइंस जो बातें करती है वो सारी बातें वैदिक फिलॉसफी करता था। उस तरह की नॉलेज की बात करता था, उस तरह के सिस्टम की बात करता था कि नॉलेज कैसे आपको कौन सी नॉलेज ट्रू है, कौन सी नॉलेज फॉल्स है, तो ऐसी भी बात करता था ये। सो देर आर फोर काइंड ऑफ, जैसे हमने बात की थी कि फोर काइंड्स ऑफ वेदास थे उस समय। तो पहला था ऋग्वेदा, जो कि सबसे प्राचीन वेदा कहा जाता है, सबसे पहला वेदा। देन यजुर्वेदा, थर्ड सामवेदा एंड अथर्ववेदास। देखो स्टूडेंट, आप सब लोग ग्रेजुएट हो, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि जो चारों इस बुक्स थे, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा, ये सब किन किन चीज़ों के बारे में हमें ज्ञान दिया करते थे। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें से कोई एक बुक्स है जो बात करेगी अपने हमारे रिचुअल्स की, जो भी रिचुअल्स होते हैं। एक बुक्स बात करेगी संगीत की, सॉन्ग्स की, या फिर लिटरेचर्स की। तो ये कोई एक बात करेगी उसमें। एक बुक इसमें से वो है जो बात करेगी हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम्स की, जो मेडिसिन की सिस्टम है। तो आप सब लोग बताएंगे कि इसमें कौन सी बुक किस तरह की बातें करती है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में उसके आंसर आप लोग दें, अगर ईमानदारी से आप देना चाहते हैं तो। द फोर वेदास रिप्रेजेंट डिफरेंट बॉडीज ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट ऑफ वैदिक पीरियड वर सपोर्टेड टू इंटरनलाइज दीज वेदास फ्रॉम टीचर्स हु आर कॉल्ड गुरु। जो कि क्या कहा जाता था दोस्तों, गुरु। आज बहुत स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के वो अपने टीचर्स को गुरु जी कहते हैं। तो उस समय भी लोग अपने टीचर्स को गुरु कहते थे या गुरु मानते थे। वो एक तरह के फादर फिगर हुआ करते थे गुरुकुल में। अभी हम आगे देखेंगे कि वो जो टीचर्स है वो जैसे कि घर पे आपके फादर आपको ट्रीट करते हैं, पेरेंट्स आपको ट्रीट करते हैं, वैसे ही गुरु आपको ट्रीट करते थे। द नॉलेज वॉज ट्रांसफर टू द स्टूडेंट बाई गुरुज मेनली थ्रू द वर्बल मीडियम। वो वर्बल मीडियम से एक दूसरे को बोल के, बता के, रटा के, ऐसे उनकी पढ़ाई होती थी, ना कि लिखित में या रिटर्न में नहीं होती थी। उसको एक श्लोक को बार बार वो रिपीट करते थे, उसका मीनिंग टीचर्स बताता था, उसको वो लोग मतलब याद करते थे। ठीक है, रेसिटेशन जिसको कहते हैं। देन नाउ the student internalized the different concept either through meditations, realizations. Once the process was complete, the student internalized the different bodies of knowledge and they reach the sag or sag of realization. तब उसको क्या होता था, वो उसको रियलाइजेशन होता था। मेडिटेशन के थ्रू, रियलाइजेशन के थ्रू वो दिन भर ध्यान करता रहता था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये आत्मा क्या है, परिवार क्या होता है, मोक्ष क्या है, हम धरती पे क्या करने आए हैं। वो इन सब चीज़ों के बारे में उस समय एजुकेशन दी जाती थी, ना कि ये दी जाती थी कि ये सब्जेक्ट है, ये पढ़ लीजिए, इसको आप टिक लगा दीजिएगा तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी। ये इसलिए नहीं होता था। ये आपके जो अंदर की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, वैल्यूज़ जो हैं, उसके बारे में उस समय में एजुकेशन दिया जाता था। बाद में ये कुछ लोगों तक ही सीमित रह गया। सबसे बड़ी फॉल्ट इसकी ये रही कि ये आम जनता तक नहीं पहुंच पाया। आम जनता तक जो मेन ज्ञान का जो एक होता है ना कि बहुत ही कम भाग जनता तक पहुंचता था, और गरीबों तक तो बिल्कुल ही नहीं। सो द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वैदिक पीरियड यानी एजुकेशन। गुरुकुल पहला है। गुरुकुल गुरुकुल इस काइंड ऑफ स्कूल एट द टाइम वी नोन एज गुरुकुल्स। हम उस समय के स्कूल्स को गुरुकुल के नाम से जानते थे। आइडियल्स ऑफ गुरुज, आइडियल ऑफ गुरु। गुरु को एक आइडियल के रूप में देखा जाता था, एक एग्जाम्पलर के रूप में देखा जाता था कि जैसे जो गुरु करते हैं वही शिष्यों को करना है। तो ये सब चीज़ें, एक गुरु को बहुत ही इम्पोर्टेंस थी उस समय सोसाइटी में। द ड्यूटीज़ ऑफ
शिष्य जो होते थे, शिष्यार्थ जो होते थे, उनको ड्यूटीज़ डेली दी जाती थी। तुम जाओ, आज लकड़ियाँ ले आओ, तुम आज खाना बनाओगे, तुम आज सफाई करोगे पूरे गुरुकुल की। तो उस समय का सिस्टम ये था, जो कि आज जापान में होता है। जापान में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये सिखाया जाता है कि कोई भी वर्क छोटा या बड़ा नहीं होता। वहाँ के स्टूडेंट्स को साफ़ सफाई कराई जाती है, वहाँ के स्टूडेंट से उनके बर्तन धुलवाए जाते हैं। और यहाँ पे, वहाँ देखिए, कोई भी न्यूज़ आता है कि यहाँ के भी उत्तर प्रदेश के या इधर के प्राथमिक स्कूलों में ऐसा किया गया है, तो बहुत इसमें हाइक हो जाता है। देखो, जो होता है कि आपका एम क्या है। देखो, जापान का एम जो है, बच्चों को वो कराना जिससे कि वो हीन भावना से दूसरों को ना देखें। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिस्टम का फेल्योर की वजह से बच्चे काम करते हैं। ना कि एम है गवर्नमेंट का एम ये नहीं है कि बच्चों से काम कराओ ये सब, और जिससे कि बच्चों को हीन भावना ना हो। वो तो बेचारे इतने ही गरीब होते हैं, उनको वैसे ही हीन भावना नहीं होगी, बट वो सिस्टम का फेल्योर की वजह से वो बेचारे काम करते हैं। तो ध्येय बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका एम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि जो आप कर रहे हो। कर दोनों ही इस कंट्री के बच्चे रहे हैं वही चीज़, बट जो एम है वो डिफरेंट है। इस तरीके से एम की वजह से चीज़ें गलत और सही भी निर्धारित होती हैं, जो कि हमारी फिलॉसफी बताएगी अभी आगे, जब हम इंडियन फिलॉसफी पढ़ेंगे। तो रिलेशन बिटवीन गुरु एंड शिष्य, वेदर है पेरेंट्स की तरह होती है। एजुकेशन वहाँ आपको इसलिए दी जाती है ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो। वुमेन एजुकेशन के बारे में भी बात की गई है वैदिक में, बट उत्तर वैदिक में वुमेन्स को और SC STs को बाहर कर दिया गया था, क्षुद्र को बाहर कर दिया गया था। वो वैदिक भी भागों में बटा हुआ है, उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक में। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें मेन ये बताया जाता है। फिजिकल एजुकेशन दी जाती थी वहाँ, तलवार करना, ये सब युद्ध लड़ना, राजाओं के बेटे होते। सो नाउ, टीचर ऑफ वैदिक एज वर मैन ऑफ हाई कैलिबर इन द टर्म ऑफ नॉलेज। नॉलेज की बात करें तो बहुत ही उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता था टीचर्स को। एंड स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता था। गुरु मेंटेन द हाई रेपुटेशन इन द सोसाइटी में जो है बहुत ही हाई रेपुटेशन रखता था, बहुत ही उसकी इज्जत थी। आज की तरह नहीं कि कोई भी अगर इधर उधर ट्राई करता है, जब IIT IAS और SSC ये सब जब नहीं होता है, तो वो सोचता है कि अब टीचर बन जाए। बट आज के समय में टीचर बनना बहुत ही मुश्किल है, और टीचर्स को इतने एक इजी फॉर्म में लिया जाता है आज के समय में, जो कि पहले नहीं था। दे ऑलवेज पेड अटेंशन इन ट्रांसमिटिंग नॉलेज टू द शिष्य इन गुरुकुल में क्या होता था कि नॉलेज को शिष्य को दिया जाता था, ठीक है, गुरुकुल के द्वारा। प्लेस वेयर क्लास वर कंडक्टेड, गुरु कंसिडर्ड द शिष्य एज देयर सन, एंड शिष्य टर्न गुरु एज अ फादर। वो उसको फादर मानता था टीचर्स को, और शिष्य एज अ सन होता था गुरु का। गुरु हेल्प इन द ऑल राउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो कि आज भी बात होती है ऑल राउंड डेवलपमेंट की, कि स्टूडेंट को कैसे उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट किया जाए, तो उसकी बात भी उस समय होती थी। गुरु ऑल्सो ट्राई टू इम्पार्ट एजुकेशन टू वुमेन। देखिए, वुमेन को भी उसका भाग बनाने की कोशिश करते थे। एंड इम्पैक्ट ट्रेनिंग इन फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट। गुरु हेल्प टू अकम्प्लिश द नीड ऑफ दिस, मतलब जितनी भी नीड होती थी स्टूडेंट की, उसको वो पूरा करने की कोशिश करता था। टीचर ऑक्यूपाइड अ पोइटल पोजिशन इन वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फिगर था सोसाइटी का टीचर। द टीचर वॉज पेरेंट, वो एक तरह का पेरेंट्स सैरोगेट जो होते हैं, पेरेंट्स का सबॉर्डिनेट होते थे गुरुकुल में, जो कि फैसिलिटेटर होते थे लर्निंग के, और एग्जाम्पलर होते थे, एंड फ्रेंड होते थे, फिलोसफर, मॉरल एजुकेटर, रिफॉर्मर, इवेलुएटर। जो इस समय की जो इसे आप देख सकते हैं कि उस समय की जो एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर्ड थी। आ जाता है क्वेश्चन, ये आता है कि वैदिक पीरियड जो थी वो टीचर सेंटर थी, या स्टूडेंट सेंटर थी, लर्नर सेंटर थी, या किस तरह की वहाँ की एजुकेशन। तो उस समय की जो एजुकेशन सिस्टम थी वो पूरा ही टीचर सेंटर थी।
टीचर ही वहाँ का सर्वे सर्वा हुआ करता था, जो वो चाहता था वो करता था। द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड पीपल regarded to the failure, okay, in the character. A teacher was spiritual father of his, बार बार वही बात कर रहा है कि एक तरह का फादर फिगर होता था टीचर वहाँ का, और शिष्य बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता था, जिसको शिष्य स्टूडेंट को शिष्य कहा जाता था, टीचर को गुरु कहा जाता था। तो ये सारी बातें जो आप देख रहे हैं बार बार उसी के बारे में इस बुक में बात कर रहे हैं। ओके, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उस समय का जो सिस्टम था एजुकेशन का, वो उसका जो मेन एम था, उसका मेन एम था आत्मा को परमात्मा में मिला देना। इस जीवन और मरण के जो चक्र चल रहा है, जो सर्कल है, उससे मुक्ति पा जाना, उससे निकल जाना और जाके आत्मा को परमात्मा में मिला देना। अपने सारे इंद्रियों को, जो भी माया है, माया रूपी दुनिया है जो, उससे अपने मन को कंट्रोल करना, किसके द्वारा? अपने आत्मा के द्वारा। उस इंद्रियों को, मन को कहना कि मन को अब उससे दूर रखना, ताकि वो अपने ब्रह्म को पा सके। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, और इसके आगे हम उपनिषद पीरियड के बारे में पढ़ेंगे, बौद्धिक पीरियड बारे में पढ़ेंगे, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो हम धीरे धीरे अपने जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है उसको समझेंगे और उसको पूरा करेंगे। उसके बाद हम आगे डेवलपमेंट में चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।